फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद केशा। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास की वर्कशीट 28 के बारे में बात करेंगे जो आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, विदेशी व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो सबसे पहले इस वर्कशीट को डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं, तो जो आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं वैश्वीकरण की। अगर वैश्वीकरण की हम बात करते हैं तो इसके लिए इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन वर्ड का यूज़ किया जाता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है अपने देश की अर्थव्यवस्था के साथ दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को मिलाना या सामंजस्य स्थापित करना या एकीकृत करना, और ये व्यापार के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाता है या हो पा रहा है। नेक्स्ट है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगर हम बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात करते हैं तो इसके लिए इंग्लिश में मल्टीनेशनल कंपनी वर्ड का यूज़ किया जाता है, जिसे हम शॉर्ट में एमएनसी भी कहते हैं। अगर हम बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात करते हैं तो वो कंपनी जो वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में करने के साथ साथ लाभ कमाने के लिए दूसरे देश में भी वस्तुओं का उत्पादन करती है, जिसके लिए वो अनेक शाखाएं लगाती हैं दूसरे देश में, उनको हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। आपकी स्क्रीन पे इसकी परिभाषा नज़र आ रही होगी कि एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखने वाली जो कंपनियां होती हैं उन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। आई थिंक आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम निवेश की बात करते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है पैसे लगाना, यानी व्यापार करने के लिए भूमि, पूंजी, श्रम, मशीन, भवन, इन सब को खरीदने में या इन सब में जो पैसा लगाया जाता है या मुद्रा लगाई जाती है उसे ही हम निवेश कहते हैं। इसके बाद अगर हम विदेशी निवेश की बात करते हैं तो विदेशी निवेश का मतलब होता है जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यापार करने के लिए पैसा लगाती हैं तो उन पैसे को जो मुद्रा लगाया जा रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा उसे ही हम विदेशी निवेश कहते हैं। तो आई होप आप लोग को ये सारी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। तो वैश्वीकरण के लिए इसमें मैंने आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं। जैसे वैश्वीकरण के अंतर्गत हम व्यापार करते हैं। व्यापार करने से क्या होगा, दूसरे देश से वस्तुएं हमारे देश में आएगी और हमारे देश से वस्तुएं दूसरे देश में जाएंगी, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाएगा। इससे क्या होगा कि विभिन्न देशों के बीच में निवेश होगा, यानी दूसरे देश की जो कंपनियां जो हमारे देश में है वो पैसा हमारे देश में लगाएगी व्यापार करने के लिए, और हमारे देश की जो कंपनीज जो ब्रांचेस खोल के दूसरे देश में बैठी हुई हैं वहाँ पर वो पैसा निवेश करेंगी ताकि व्यापार को बढ़ाया जा सके और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। इसके बाद है अंतर्देशीय उत्पादन, यानी वस्तुओं का देश के अंदर उत्पादन किया जाएगा और उत्पादन करने के पश्चात ही उसे अपने देश में और फिर दूसरे देशों में उसका व्यापार किया जाएगा। इसके बाद है प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान। अगर हम प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान की बात करते हैं तो प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीक, यानी जब हम किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करेंगे तो ना केवल वस्तुओं का आदान प्रदान होगा बल्कि वहाँ पर दूसरे देश की टेक्नोलॉजी से भी हम अवगत होंगे और दूसरा देश हमारे देश की टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी से भी अवगत होगा, जिससे हमारे दरमियान या हमारे मध्य तकनीकों का भी आदान प्रदान आसानी से होगा। इस तरीके से आप देखोगे जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है ये वस्तुओं के आदान प्रदान के साथ साथ प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान में भी सहायक साबित होती है। तो आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे वर्कशीट डिस्कस करते हैं। सभी स्टूडेंट स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपको वर्कशीट नज़र आ रही होगी। वर्कशीट में आप लोगों को सबसे पहले बताया गया है कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक जो उत्पादन था वो मुख्यतः देश के अंदर की सीमाओं में ही तक सीमित था। कहने का मतलब है कि 1950 से 60 के मध्य जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था उसकी खपत देश के अंदर ही होती थी, उसे बाहर के देशों में उसका व्यापार नहीं किया जाता था। तब इसके पश्चात आप देखोगे जब बहुत सारी एमएनसीज बनती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निर्माण होता है और इसके बाद धीरे धीरे तकनीकों का विकास होता है, तब ये व्यापार जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दिया है। आप सभी को पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो अपने देश में वस्तुओं का उत्पादन करने के साथ साथ व्यापार जो है व्यापार करने के लिए कुछ शाखाएं दूसरे देशों में भी लगाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कमा सके, व्यापार से लाभ कमा सके। तो आप देखोगे इसमें बहुत, अगर हम सब कुछ समय पहले की बात करते हैं तो भारत जैसे कुछ देश जो हैं वहाँ से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता था और फिर वही बहुराष्ट्रीय कंपनियां
जो है तैयार माल को भारत जैसे देशों में ला करके बेचती थी ताकि उन्हें ज़्यादा लाभ मिले। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 में हुई थी, वो अपने वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कच्चा माल भारत से प्राप्त करती थी। उसके बाद जो माल तैयार करती थी उसकी खपत के लिए भी जो बाजार थी वो भारत ही था उनके लिए, जिससे उनको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको दे रखा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं उनका मेन उद्देश्य ये होता है कि कम उत्पादन लागत में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करें, उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो, और अधिक लाभ प्राप्त होने के लिए ही वो आप देखेंगे कि जहाँ पर उन्हें सस्ता श्रम मिलता है, जहाँ पर उनको अधिक फ़ायदा मिलता है, वहीं पर अपने कार्यालय स्थापित करती हैं, अपनी शाखाएँ लगाती हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के पश्चात अधिक से अधिक या ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अपने वस्तुओं का आदान प्रदान जो है वो वैश्विक स्तर पर करती है। वो केवल अपने ही देश में वस्तुओं को क्या कहते हैं बेचती नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ उसने शाखाएं लगाई हैं उन देशों में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और फिर अलग अलग देशों में वस्तुओं का आदान प्रदान करके आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट निवेश के बारे में बता रखा है कि जब हम किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं या फिर हम नॉर्मली कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें हमें कुछ निवेश करना पड़ता है, कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं। जिससे सबसे पहले आप देखेंगे भूमि खरीदनी पड़ेगी, हमें मशीन खरीदनी पड़ेगी व्यापार करने के लिए, श्रम के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से व्यापार करने के लिए भूमि, श्रम या उपकरण खरीदने के लिए जो पैसा लगाया जाता है, जो मुद्रा लगाई जाती है, उसको ही हम निवेश कहते हैं। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी व्यापार करने के लिए जो पैसा निवेश करती है उसे हम विदेशी निवेश कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये वर्कशीट थोड़ी लेंथी है लेकिन काफ़ी ईजी है, आप लोग को एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको इसमें दे रखा है कि जो भी स्थानीय कंपनी है वो स्थानीय कंपनी जो है दूसरी कंपनियों के साथ साझेदारी करके, यानी कई बार ऐसा होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब किसी दूसरे देश में व्यापार करने के लिए शाखाएं लगाती हैं तो वहाँ की जो स्थानीय कंपनी यानी जो लोकल कंपनी है उनके साथ साझेदारी कर लेती है और साझेदारी करके वस्तुओं का उत्पादन करती है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और इस लाभ से ही वो क्या करते हैं, अपना मतलब वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते हैं और साथ ही साथ अपनी कंपनी को पहले से और भी ज़्यादा डेवलप या विकसित करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी करने के साथ साथ कई बार इन कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा भी करती है, यानी कंपटीशन करती है। और कंपटीशन करने के मतलब कंपटीशन का मतलब क्या हुआ कि जो स्थानीय कंपनी जिस प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेच रही है उससे कम प्राइस पे बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने प्राइस जो प्रोडक्ट है उनको बेच करके इनके साथ कंपटीशन करती है ताकि मार्केट में इनकी जो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और ये आगे बढ़ जाएं। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की इसी वजह से आप देखेंगे ज़्यादा लाभ कमाने की वजह से आज के समय में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। उनसे जो प्रोडक्ट है, क्योंकि मार्केट में वही प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बिकता है जिसकी कीमत कम होती है और जिससे जो पब्लिक है सेटिस्फाइड होती है। तो इसलिए आप देखेंगे कई बार ये स्थानीय कंपनियों के साथ कंपटीशन करके आगे भी निकल जाती है और अपना प्रभाव जमा लेती है। इसके बाद आपको विदेशी व्यापार के बारे में बताया गया है कि जो विदेशी व्यापार है वो दूसरे देशों को यानी अलग अलग देशों को आपस में जोड़ने का काम करती है, क्योंकि विदेशी व्यापार के अंतर्गत हम दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं, दूसरे देश हमारे साथ व्यापार करते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे होते हैं। इससे न केवल वस्तुओं का आदान प्रदान होता है और देश के मध्य संबंध अच्छे होते हैं, जिससे आप देखेंगे देशों के मध्य एकीकरण की जो भावना है या फिर जो देश है वो एकीकृत हो जाते हैं। इसमें आपको बता रखा है कि व्यापारिक हित के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी, एक एग्जाम्पल दिया है कि व्यापारिक हित के कारण ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो भारत की ओर आकर्षित हुए। यानी कोई भी कंपनी जब भी किसी दूसरे देश की ओर आकर्षित होता है, जब वहाँ पर उसको सस्ता श्रम मिल रहा हो, उसको व्यापारिक लाभ मिल रहा हो, तो आप देखेंगे आज से 200 साल पहले अगर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है भारत में और वो भारत के साथ व्यापार करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भारत से मिल रहा था। और इस लाभ की वजह से ही आप देखेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत से कच्चा माल ले जा करके अपने देश में वस्तुओं को उत्पादित करके भारत के बाज़ार में ही माल को बेचती थी। तो इस तरीके से जहाँ पे उन्हें लाभ मिलेगा वहीं पे वो कंपनीज जो है अपने ब्रांचेस की स्थापना करती है। और आप देखेंगे लास्ट में आपको दे रखा है कि जो विदेशी व्यापार है, ये विदेशी व्यापार
विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने के लिए और उनका एकीकरण करने में भी सहायक है, क्योंकि विदेशी व्यापार से ही, अभी मैंने आपको बताया है, ना केवल वस्तुओं का आदान प्रदान होता है बल्कि हमारी संस्कृति का और हमारे आपस में जो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, उत्पादक एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का एकीकरण होता है और आदान प्रदान होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। अब आपको एक केस स्टडी दी गई है। इस केस स्टडी में आपको होंडा कंपनी और हीरो कंपनी के बारे में बताया गया है। इसमें आपको सबसे पहले दिया है कि होंडा कंपनी ने 19 जनवरी 1984 को गुड़गांव हरियाणा में हीरो समूह के जो संस्थापक थे ब्रिज मोहन लाल मुंजल, उनके साथ जो है मिलकर के हीरो होंडा कंपनी की स्थापना की और स्टार्टिंग में 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा निवेश किया ताकि वो अपनी कंपनी को और भी ज़्यादा विकसित कर सके। उसके पश्चात कंपनी ने 2010 में करीब 45 लाख दो पहिया वाहन जो है भारत को बेचे। दो पहिया वाहन की बात करते हैं तो ये बाइक की बात की जा रही है, या मोटरसाइकिल जिसे आप कहते हैं उसकी बाइक की जा रही है, वो बेचे, जो भारत की बाज़ार में करीब 48% के आसपास था, इसकी बढ़ोतरी की अगर हम बात करते हैं। इसके बाद आपको इसमें दिया है कि 2014 में होंडा ने अपने सारे शेयर हीरो को बेच दिए और हीरो के बेच के ये हीरो से सेपरेट हो गया। तो यहाँ पर ये केस स्टडी आपको व्यापार के बारे में समझाने के लिए दिया गया है कि व्यापार में जितना पैसा निवेश किया जाता है वो लाभ कमाने के लिए, अपने कंपनी को विकसित करने के लिए किया जाता है, और जो व्यापार में अपने शेयर्स को बेच कर भी कई बार कंपनी जो है वो सेपरेट हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उसे एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सभी स्टूडेंट्स के स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस शो हो रहे होंगे। आपका जो पहला क्वेश्चन है, अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था? तो अतीत में देश को जोड़ने का जो मुख्य माध्यम था वो था व्यापार, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार के माध्यम से ही अतीत में देशों को आपस में जोड़ा गया था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। विदेशी व्यापार जो है यानी जब एक देश किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। विदेशी निवेश की बात करते हैं तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा व्यापार में जो पैसे लगाए जाते हैं, निवेश किए जाते हैं, उसे हम विदेशी निवेश कहते हैं। विदेशी व्यापार का मुख्य अब देखोगे यहाँ पे उद्देश्य या फिर इसका जो मुख्य प्रभाव ये है कि जितने भी देश है वो सारे देश एकीकृत हो जाते हैं विदेशी व्यापार के माध्यम से। अगर विदेशी निवेश की बात करते हैं तो विदेशी निवेश के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो व्यापार में पैसा लगाती है ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। आई होप आप लोगों को विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या अभिप्राय है? भारत में कार्यरत किन्हीं दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए और ये कंपनियां किन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं? तो हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात करते हैं तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां या एमएनसी या मल्टीनेशनल कंपनी उन कंपनियों को कहते हैं जो कंपनी अपने देश में वस्तुओं का उत्पादन करने के साथ साथ अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए अन्य देशों में भी अपनी शाखाएं खोलती हैं। अगर हमने बिल्कुल किताबी लैंग्वेज में बोले तो हम कहेंगे कि एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखने वाली जो कंपनी होती है उसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। इसके बाद इसमें सेकंड है कि भारत में कार्यरत किन्हीं दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताओ। वैसे तो बहुत सारी है, कैडबरी है। अब जब का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में कारखानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है उत्पादन लागत को कम करना, अधिक से अधिक लाभ कमाना, कच्चा माल और सस्ते श्रम की उपलब्धता का होना। ये इनके मुख्य उद्देश्य हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आता, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।